आजकल के पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन को लेकर पजेसिव हैं। कौन से स्कूल में डालना है, स्कूल अच्छा होना चाहिए, ये सब देखते हैं। लेकिन वहीं आज फॉरेन कंट्रीज में कहीं ऐसा भी देखने में आ रहा है कि पेरेंट्स स्कूल्स में बच्चों को नहीं डालना चाहते। वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम उनको घर में रह के दुनिया की बातें सिखाएं। हमारा करियर का जो सिलेक्शन होता था उसमें हमारे पेरेंट्स का मेन रोल रहता था। पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बन जाओ। बच्चे को ना अगर आप प्रेशराइज करेंगे, उसका जिसमें पैशन है अगर उस तरफ उसको नहीं ले जाएंगे, पैसे के लिए मान लीजिए काम कर रहा हूँ, मुझे ख्याल आएगा कि मेरी सैलरी कब मिलेगी, मेरी सैलरी बढ़ जाए। द मोमेंट दिस थॉट कम्स टू मी। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हर बार कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ बेहतर लाने की, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग देखते बहुत हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जितना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम और ज़्यादा बेहतर गेस्ट आपके लिए लेकर आ पाएंगे। आज देश में बहुत कुछ चल रहा है। वल्गैरिटी पे बात हो रही है, इलेक्शंस पे बात हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हम आपके लिए लाए हैं जो डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, यूथ में बढ़ता डिप्रेशन, इन सारी ही चीज़ों के बारे में, इन सारी ही बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर अनूप गुप्ता जी से, जो कि GLA यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आज के सिनेरियो में हम देखें तो लगभग हर साल 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जॉब केवल 10% बच्चों की लगती है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हमारा देश बहुत बुरी तरह से हो रहा है, बट क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके अलावा हम देखते हैं जितना जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, उतने बच्चों को डिप्रेशन में जाने की समस्या भी बढ़ रही है। आज देख रहे हैं हम दुनिया भर में कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, उसमें बहुत सारे लाखों बच्चे जा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन सब तो सफल नहीं हो रहे। फेलियर को टैकल कैसे करें, ये हम जानेंगे आज। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज बातचीत करनी है। बहुत ये अपने आप में ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये सिर्फ आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये केवल और केवल यूथ के लिए नहीं है, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी है। क्योंकि जितनी ज़रूरत एक तरीके से मोटिवेशन की हमारे युवाओं को है, उतनी ही मोटिवेशन और गाइडेंस की ज़रूरत उनके पेरेंट्स को भी है, ताकि वो अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकें, एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना सिखा सकें। तो आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज हम बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से जानेंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर अनूप गुप्ता जी से। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? बहुत अच्छी। गुड। और आप यहाँ आ गए हो तो और अच्छी हो गई क्या हो, बात है। क्योंकि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं कुछ बता पाया आपको तो। जी बिल्कुल सर। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एजुकेशन की फील्ड में लगभग कब से काम कर रहे हैं? अगर आप ऐसे पूछें तो एजुकेशन की फील्ड में तो बचपन से ही है। आप नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हो, एजुकेशन की फील्ड में आ जाते हो, तो ऐसे तो करीब 50 साल हो गए, 50 या 52 साल हो गए। अगर मेरी उम्र 57 साल है और 5 साल की उम्र से पढ़ने बैठ गए तो 52 साल से एजुकेशन की फील्ड में है। पहले स्टूडेंट की तरह थे, फिर टीचर की तरह हुए, फिर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हो गए, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, और बस अभी तो एजुकेशन की फील्ड में ही है। और अब वापस से मेरा जो रुचि है वो प्राइमरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन में ज़्यादा है, सेकेंडरी एजुकेशन में ज़्यादा है। हालांकि मैं हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को देखता हूँ, उसी में मेरा डिग्री भी है। हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से किया अपना ग्रेजुएशन। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन ठीक हो जाए देश की, तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। वो नींव है, और बुनियाद अगर मजबूत है
तो फिर इमारत बिल्डिंग अच्छी बनेगी, और बुलंद नहीं होगी। होगी तो फिर बिल्डिंग भी कितनी भी हम अच्छी बना लें, कितना भी अच्छा बना मजबूत ले, नहीं होगी। बुनियाद कमजोर है तो फिर कमजोरी रहेगी। सर, अपनी कुछ थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएंगे? जर्नी टफ भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जो मुरादाबाद ज़िले में पहले था, अब संभल ज़िले में आता है, हजरत नगर गढ़ी। तो मेरे पिताजी किसान थे और मेरी माताजी भी गांव की थीं। एक पास ही में गांव था संदलपुर नाम का, बिलारी के पास। पिताजी खेती करते थे। हम 7 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे छोटा हूँ 7 भाई बहनों में, 5 भाई 2 बहन। पिताजी ने बच्चों को पढ़ने के लिए माँ के साथ में पास का एक शहर है, छोटा सा कस्बा है चंदौसी, वहाँ भेज दिया और किराए का मकान लेके हम पढ़ने लगे। मैं कक्षा 4 में था, अचानक 1977 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। बड़ा बुरा वक्त आया, जीवन में आता है। ये तो चक्र है, समय चक्र है, चलता है, अच्छा बुरा सब चलता है। लेकिन मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि उन्होंने बिना पढ़े लिखे होते हुए भी 7 बच्चों के परिवार को, आप ऐसे सोचिए 42 साल की उम्र में वो विधवा हो गई और उसके बाद उनके पास 7 बच्चों की जिम्मेदारी, पिताजी यानी उनके पति का अचानक देहांत, और कोई साथ नहीं देता, रिश्तेदार वगैरह कोई साथ नहीं देते हैं। लेकिन किस तरीके से उन्होंने प्रेम से सबको बांधे रखा, सबको पढ़ाया लिखाया, और अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए और हम सबको मोटिवेट किया। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, बच्चे कभी वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हो करने को, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपसे तो मेरी सीखते माँ ने हैं। ये जो किया, फिर मेरी बड़ी बहन ने, मेरे भाइयों ने ट्यूशन पढ़ाए। मुझे याद है 8वीं कक्षा से मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, 4th क्लास के बच्चों को। और फिर 12वीं के बाद मैं जब BA पार्ट 1 में आया तो मैंने काफ़ी ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए थे, और धीरे धीरे करके फिर पढ़ाई भी की, पैसा भी कमाया, यूनिवर्सिटी भी टॉप किया, फिर बाहर भी पढ़ाई की, IIT मुंबई भी पढ़ाई की, मिशिगन भी पढ़ाई की, PhD भी किया, और फिर धीरे धीरे सब लोग सेटल हो गए। ये छोटी सी कहानी है संघर्षों की। तो संघर्षपूर्ण तो रहा बचपन, संघर्षपूर्ण सर, रहा। वो कहते हैं ना, सोना को भी आग में तपना पड़ता है। हाँ, मतलब हाँ, अब सोचने तो लगता नहीं है, वो दिन बड़े प्यार के दिन थे। कभी कभी वो जो गरीबी के दिन थे लेकिन उसमें प्यार ज्यादा था, कभी कभी लगता है वो दिन ज्यादा अच्छे थे। अब की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जो मेटेरियलिस्टिक रैट रेस है, उससे ज्यादा वो दिन अच्छे थे। सुकून था बड़ा, और बड़ा प्रेम था आपस में, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत थी, और उसी प्रेम के कारण हम आज यहाँ पे हैं। मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहनें, अगर वो सेक्रीफाइस ना करते और आज के ज़माने की तरह व्यक्तित्ववाद हावी होता, तो शायद मैं कुछ ना कर रहा होता, भीख मांग रहा होता सड़कों पे, क्या ज़िंदगी होती। तो मेरे भाई बहन, उन सब का मेरे बनने में बड़ा योगदान है। तो पूरी सृष्टि का योगदान होता है, लेकिन बड़े भाई ने, बड़ी बहनों ने बड़ा संघर्ष किया और हमें पढ़ाया और आज इस मुकाम पे हमें पहुंचाया। तो मैं जो कुछ भी उनके लिए कर दूं वो कम है। सर, ये मानना भी आज के साथ जो कलयुगी दुनिया है उसमें बहुत बड़ी बात है कि हम किसी को क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि आजकल तो हम क्रेडिट देना भी भूल गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटिट्यूड इज द लीस्ट ऑफ वर्च्यू, इनग्रेटिट्यूड इज द वर्स्ट ऑफ वाइसेस। यानी एहसान मानना जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, उनकी श्रेणी में सबसे नीचे आता है। तो आप अगर किसी का एहसान मानते हैं तो ठीक है, अच्छे गुणों में है अच्छा गुण एहसान मानना, लेकिन वो सबसे नीचे के पायदान पर है। लेकिन अगर आप एहसान फरामोश हैं तो दुर्गुणों में सबसे टॉप पर आता है। तो आप देख लीजिए क्या करना है आपको, दुर्गुण में सबसे टॉप पर रहना है। तो एहसान नहीं, प्रेम है एक्चुअली। एहसान भी शब्द मुझे ठीक नहीं लगता, प्रेम शब्द मुझे बड़ा पसंद है ना। मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा शब्द, उत्तरदायित्व से भी ज्यादा शब्द प्रेम अच्छा लगता है ना। अब आप कहते हो माँ की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, तो फिर पत्नी को प्यार करना आपका कर्तव्य है क्या? वो तो प्रेम ही है। तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेम से सब्स्टिट्यूट करता हूँ। आप प्रेम करिए, प्यार करिए अपने काम को, जो भी आपका उत्तरदायित्व है उसे प्यार करिए, फिर आपको कभी थकान नहीं होती। फिर वो नेवर फील टायर्ड, वो कर्तव्य नहीं लगेगा, आपका मन लगता है उस काम में। तो मुझे अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से
सबसे प्यार है। होना भी चाहिए। हाँ। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी, या हम शुरुआत वहीं से होती है, तो मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल के पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन को लेकर पजेसिव हैं, कौन से स्कूल में डालना है, स्कूल अच्छा होना चाहिए, ये सब देखते हैं। लेकिन वहीं आज फॉरेन कंट्रीज में कहीं ऐसा भी देखने में आ रहा है कि पेरेंट्स स्कूल्स में बच्चों को नहीं डालना चाहते, वो एक तरीके से प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम उनको घर में रह के दुनिया की बातें सिखाएं। तो आपके हिसाब से कौन सी आइडियोलॉजी ज़्यादा बेटर है, या दोनों को साथ लेके चल सकते हैं क्या? आपने खुद ही जवाब दे दिया, दोनों को साथ लेके ही चलना चाहिए। कोई भी एक एक्सट्रीम जो है वो ठीक नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई ना करें, सब कुछ फोकस घर में ही रखें। दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। स्कूल में आप एक सिस्टमैटिक ढंग से बहुत सारे विषय पढ़ते हो। स्कूल में आप जब अपने पीयर ग्रुप के साथ होते हो, उनसे आप बहुत सारी सोशल चीज़ें सीखते हो, है ना? सोशल कनेक्ट आपका बनता है, आप लोगों से बात करना, आपके दोस्त बनते हैं। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप कैसे आपको बिहेव करना है वो सीखते हो। तो एक डिसिप्लिन होता है लाइफ में, जो डिसिप्लिन अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो आप नहीं सीख पाते हो। तो दोनों बातें हैं। कई बार ये कहते हैं कि डिसिप्लिन अगर ज़्यादा कर दो तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, आप बिल्कुल डिसिप्लिन हटा दो तो उच्छृंखलता आ जाती है ना? तो उसका मध्य मार्ग अच्छा होता है। एक कहावत है ना कि अगर वीणा के तार बहुत कसे हों तो भी संगीत नहीं निकलेगा, और वीणा के तार बहुत ढीले हों तो भी संगीत नहीं निकलेगा। तो मध्य मार्ग जो है वो मुझे लगता है अच्छा होता है। तो दोनों आइडियोलॉजीज का जो मिक्सचर है वो अच्छा होता है, और डिपेंड करता है पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है। कभी कभी पुराने ज़माने में आप देखो कि जितने भी हम जब पढ़ते थे 10वीं में, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद या और भी बहुत सारे लेखक, तो बहुत सारी जगह ये आता था कि उन्होंने 10वीं के बाद स्वाध्याय से ही घर पर रहकर पढ़ाई की। तो कभी कभी स्वाध्याय से अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो भी आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसा देखा गया है। एक बड़ी अच्छी कोटेशन मुझे याद आता है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि शिक्षालयों से गुजरकर या विश्वविद्यालयों से गुजरकर अपनी मौलिक प्रतिभा को बचा लेने से दुष्कर और कोई कार्य नहीं है। तो कभी कभी स्कूल्स जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को किल भी करते हैं, खराब भी करते हैं। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे को सब तरीके का एक्सपोजर मिलना चाहिए, सारे खेलों का, संगीत का, ह्यूमैनिटीज़ का, आर्ट्स का, स्टेम का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, मैथ्स का। फिर देखना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस तरफ है। अभी माँ बाप क्या है ना, टाइम तो देते नहीं बच्चों को, तो उनको पता ही नहीं लगता है क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए। आपको बड़ा ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है बच्चे को देखने के लिए कि इसकी रुचि किस दिशा में जा रही है, और फिर उस दिशा में उसको आपको मोटिवेट करना होता है। कई बार मैंने देखा, जैसे मेरी बेटी है, तो अगर उसके मान लीजिए किसी टीचर ने उसको डांट दिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो उस विषय से उसकी रुचि खत्म हो जाती है। वो अगर स्विमिंग सीख रही है या डांस सीख रही है, डांस के टीचर ने उसको कुछ बोल दिया, तो बड़े सेंसिटिव होते हैं छोटे बच्चे, उनको बुरा लग जाता है और फिर वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो फॉर्चुनेटली उसके जो गणित और साइंस के टीचर थे शायद उसको बहुत अच्छे मिले, और उसको गणित साइंस में रुचि हुई और उसने उसी लाइन में अच्छा किया। तो हमें देखना पड़ता है और बच्चे को मोटिवेट करना पड़ता है। और मोटिवेट करने का जो मैंने अभी आपको बात कही, कहने से नहीं होता, उपदेश देने से नहीं होता है ना? हमेशा क्या होता है, आप क्या करते हो। तो हमने कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने देखा कि आप घर में जो बातें करते हो ना, वो बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप अगर घर में ये बातें करते हो कि हम बड़ा घर लेंगे, हम अब कार बदलेंगे, हम बड़ा फ्रिज लेंगे, बड़ा टीवी लेंगे, तो बच्चे क्या मैसेज ले रहे हैं माँ बाप से कि जिंदगी में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप घर में बात करते हो कि पढ़ाई लिखाई की, अरे देखिए मेरा ये आर्टिकल छपा है ना, जब एकेडमिशियंस घर में आते हैं तो आप उनको बड़ा खुश होते हो, है ना, या आप दादा दादी की बात करते हो, दादी के घर चलेंगे, नानी के घर चलेंगे, गर्मियों की छुट्टी में मामा के घर चलेंगे, तो बच्चों को क्या मैसेज जाता है कि रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है ना। तो वो बच्चों के लिए वही चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है जो आप घर में बात करते हो, जिनको आप वैल्यू देते हो। तो बच्चों के रोल मॉडल बड़े लोग नहीं होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल घर से ही शुरू हो जाते हैं। माँ बाप सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं।
उन्हीं से कहते हैं सीखता ना, माँ है और सबसे उन्हीं पहली की तरह, शिक्षिका हाँ, होती है, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश उनकी करते तरह हैं। बनने की कोशिश करते हैं वो। सर जैसे आपने अभी बताया बच्चों को मोटिवेट करना है, लेकिन आजकल हम एक चीज और देख रहे हैं कि बच्चों से एक तरीके से हद से ओवर एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं कि फर्स्ट आना है, इससे कम नंबर तो आने ही नहीं चाहिए। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन जो है, जो पेरेंट्स बच्चों से रखते हैं, ये उन्हें मोटिवेट करेंगी या फिर उन पर प्रेशर बनाएंगी? ऑफ कोर्स, ओवर एक्सपेक्टेशन करोगे तो बच्चों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर पड़ेगा ना, जिसको आपको समझना होता है बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है ना, वो आपको उनको ऑब्जर्व करने से पता लग जाता है। अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो बच्चों में डिप्रेशन हो जाएगा, वो कुंठा के शिकार हो जाएंगे। आप हर वक्त उनको दूसरों से कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी कमी हमारे समय में ये है कि हम बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं। दूसरे से जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हो कि तुम अच्छे नहीं हो, जैसे तुम हो वैसे तुम ठीक नहीं हो, उसके देखो वो जैसा ज्यादा बन अच्छे जाओ। हो, हाँ। उसके जैसे बन जाओ, है ना, उसके जैसा नहीं बनना है आपको कभी भी। मैं एक अच्छा सा इंटरव्यू सुन रहा था, अच्छी बात कहता है, शाहरुख खान ने कहा, शाहरुख खान ने से किसी ने पूछा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, उसने कहा मेरे जैसा बन के क्या करोगे, आप ऐसे बोलो किरण, है ना, मेरे जैसी नकल हो गई। तो उनका नाम पंकज था, उन्होंने कहा तुम पंकज बन जाओ, तो आप जो हो वो बन जाओ, उसी में आपकी पूर्णता है ना। तो गुलाब का फूल है वो गुलाब का फूल हो जाए, घास का फूल है वो घास का फूल हो जाए। अब घास का फूल अगर गुलाब का फूल होना चाहेगा तो ना गुलाब का फूल रह पाएगा ना घास का रह पाएगा। तो हर एक आदमी की एक अपनी क्षमता होती है, एक पोटेंशियल होता है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा क्या है सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। सबसे अच्छी बात, मैंने अभी कहीं कहा भी था ये बात, कि देयर इज नथिंग नोबल इन बीइंग सुपीरियर टू अदर्स। दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। ट्रू नोबिलिटी लाइज इन बीइंग सुपीरियर टू योर फॉर्मर सेल्फ। आपका जो पिछला रूप है उससे आप कितना बेहतर हो गए, तो आपका जो कंपटीशन है वो आपका खुद से रहे, इसमें मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। मैं उसेन बोल्ट से कंपेयर नहीं कर सकता, वो अगर 9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेता है, तो मैं अगर 15 सेकंड में दौड़ता हूं तो क्या कल मैं 14.5 सेकंड में दौड़ सकता हूं। तो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी ईमानदार परफॉर्मेंस को अगर मैं पीछे छोड़ दूं, ये मेरा असली मोटिवेशन होना चाहिए। और बच्चे को इसी डायरेक्शन में आपको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। हर एक का अपना अपना जगह फिक्स है दुनिया में, है ना, वो उसके बिना वो काम नहीं हो सकता, है ना। तो एक जो सफाई कर्मी है वो सफाई कर्मी है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है ना। तो एक जो प्लम्बर है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, एक जो डॉक्टर है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, टीचर की अपनी है, स्पोर्ट्स की अपनी है, हर चीज की अपनी अपनी। दुनिया तभी खूबसूरत है ना। कहते हैं ना, गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक़ दुनिया को है ज़ेब इख्तिलाफ से। यानी गुलहाए रंग रंग का मतलब है अलग अलग रंगों से चमन की खूबसूरती है, बाग की खूबसूरती है। गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल बिकॉज इट हैज फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स, है ना। ए ज़ौक़ दुनिया को है ज़ेब, ज़ेब का मतलब खूबसूरती। दुनिया को जो खूबसूरती है वो इख्तिलाफ से है, यानी विरोधाभास से है ना। तो सारी चीजें जरूरी, काला है तो सफेद है, अगर सारी चीज सफेद ही होगा तो सारा बड़ा बोरिंग हो जाएगा। सोचिए, है ना, रावण है तो राम है, राम है तो रावण है। हाँ। तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो कोई दुनिया में ना कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये हमारे देश में अभी मानते हैं ऐसा, लेकिन आज जो विकसित देश हैं, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वो हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस समझते हैं, जिसको हम आजकल बोलते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, है ना, श्रम की महत्ता। तो आप अगर अच्छे देश में हैं तो वहाँ पे आप देखिए, एक सफाई कर्मी है, उससे भी राष्ट्रपति वैसे ही बात करेगा जैसे अपने साथी मंत्री से करेगा। तो उनकी इम्पोर्टेंस है ना। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ये हमें अपने देश में जो मानसिकता है ये बदलनी पड़ेगी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं। हमारे यूनिवर्सिटी में एक सफाई कर्मी हैं, उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन हमारी विश्वविद्यालय में, GLA विश्वविद्यालय में B.Pharm में कराया या BCA में कराया। तो जब वो मेरे पास आए तो उस समय मैं प्रो वाइस चांसलर था, और एडमिशन के लिए बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसको बैठाऊँगा, उससे बात करूँगा। अभी वो एक स्टूडेंट के फादर हैं
और मैं उनको बैठाने की कोशिश कर, मैंने कहा बैठिए प्लीज, पानी पीजिए। मैंने घंटी बजाई, पानी मंगाया, एंड ही वॉज नॉट रेडी टू सिट। आप देखिए कितनी मानसिकता में कितना अंतर है। अब वो बैठने को तैयार नहीं है क्योंकि वो कभी बैठे नहीं मेरे सामने, सफाई कर्मचारी हैं। उसका प्रभाव उनकी बेटी पर क्या पड़ रहा होगा, बेटी समझ रही होगी मेरे पिताजी कितने हीन हैं। तो मैंने उनको समझाया, बैठाया, धीरे धीरे ऐसा देख करके उनकी बेटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और आज जब वो बात करती है तो ऐसे बात करती है जैसे स्टूडेंट टीचर या स्टूडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर से बात करता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर से। तो ये एक अच्छी बात है। तो हमें उस डिग्निटी, वो अपनी मेहनत से कमाई करते हैं ना, तो वो उसके लिए तो उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। भले ही थोड़ा कम कमा रहे हैं लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी आपसे तो नहीं मांग रहे, हाँ। आप तो उनको नहीं दे रहे हो, तो वो अपनी मेहनत का कमा रहे हैं और उनकी मेहनत का एक इम्पोर्टेंस है, महत्ता है। तो ये मानसिकता धीरे धीरे बदलेगी, अभी धीरे धीरे बदल रही है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है। अभी जो स्किल्स होल्डर्स हैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट है। आप देखिए, मैं कभी कभी मेरे मोबाइल फ़ोन में कम से कम 20 प्लम्बर के फ़ोन नंबर होंगे। आप बुला के देखिए किसी प्लम्बर को, आसानी से मिलेंगे नहीं। आपको उनको चाय पिलाना होगा, बैठाना होगा, आपको इज्जत देनी होगी, तब वो आएंगे, वरना वो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे पास स्किल है, मैं नहीं आता। मेरे एक प्लम्बर है, उन्होंने कहा कि उनके बेटे का कहीं एडमिशन की बात थी, तो मैंने उनका एक रिकमेंडेशन किया, एडमिशन हो गया। तो वो कहने लगे कि सर आपके फ़ोन पर मैं आ जाता हूँ, बड़े से बड़े आदमी को 4 घंटे इंतज़ार करवाता हूँ। लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल, है ना। ये बाद में बात करेंगे स्किल के बारे में। तो मोटिवेशन जो है वो सेल्फ से होना चाहिए, है ना। और एक अच्छी बात मैं आपको इसमें और बता दूं, ये मुझे अच्छा लगता है और बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार की बात होती है। हम कहते हैं स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, शिक्षा भी अब अधिकार हो गया है, अब जीवन भी हमारा, जीना भी हमारा अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें जीवित रहने के लिए सब काम करे। तो इसीलिए जिनके पास भोजन नहीं है उनको फ्री भोजन मिलता है, क्योंकि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ऐसे ही हमारा जो संविधान है उसका एक आर्टिकल 51A है, उसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, हमारे मूलभूत कर्तव्य। तो हमारे मूलभूत कर्तव्य में अगर आप देखोगे तो ABCDEFGHIJ, तो J जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को कहना चाहता हूँ। तो पहले में जैसे है, हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ऐसे करके सारे हमारे कर्तव्य हैं, और कर्तव्यों के लिए कोई सजा नहीं है ना। तो एक J जो पॉइंट कहता है वो कहता है इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस एट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल so as the country or the nation rises to the higher level of achievements and attainment। इसका क्या मतलब है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक्सेलेंस के लिए, उत्कृष्टता के लिए संघर्ष करते रहें, और कैसे, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी। खाली मैं ही नहीं करूं, आप भी करो, ये भी करें, सारे लोग करें, तब हमारा राष्ट्र जो है वो उन्नति करेगा। अब इसमें एक और खास बात है, व्हाट इज एक्सीलेंस, ये इंपॉर्टेंट बात है। उत्कृष्टता क्या है? अब उत्कृष्टता की 2 परिभाषाएं या जो उसमें दे रखे होते हैं, एनोटेशंस दे रखे होते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और बड़ा खूबसूरत हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने बड़े छांट के शब्द लिखे हैं। देखिए, उन्होंने टू अटेन एक्सीलेंस नहीं लिखा, उन्होंने लिखा टू स्ट्राइव टुवर्ड्स, संघर्ष करना है। एक्सीलेंस जरूरी नहीं आपको एक ही जन्म में आ जाए, धीरे धीरे करके आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप एक्सीलेंस प्राप्त करते हो, है ना, धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। तो एक्सीलेंस को कहते हैं किसी काम को अगर आप होल हार्टेडली कर रहे हो तो आप एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हो। और एक और सुंदर जो परिभाषा है वो कहते हैं एक्सीलेंस मींस सरपासिंग योर ओन मेरिट, वर्च्यू एंड ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। आप अपनी ही मेरिट को, अपनी ही वर्च्यू को और अपनी ही ऑनेस्ट परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ते जाओ, ये एक्सीलेंस है। उत्कृष्टता का मतलब ये है। तो आपको किसी और से कंपेयर नहीं कराना, ऐसे मोटिवेट नहीं करना है। तो आपका सवाल का जवाब आया कि आपको कितना मोटिवेट करना है ना। आपको ऐसे मोटिवेट करना है कि जो आप कल थे उससे बेहतर आज। मेरे से बेहतर दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन अगर मैं एक गांव में पैदा होकर, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़कर, एक लोकल कॉलेज में पढ़कर आज इस लेवल तक हूँ, तो मुझे लगता है मैंने हर दिन अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। तो मेरा कंपटीशन मुझसे है, किसी दूसरे से नहीं है।
बिल्कुल सही कहा सर। ठीक है। सर जैसा आपने बताया था कि आपकी मदर भी पढ़ी लिखी नहीं थी उस टाइम। आजकल हम एक चीज देखते हैं, आजकल नहीं बहुत पहले से, जो मेट्रो सिटीज हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनमें एक प्रॉब्लम रहती है कि पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, देखा जाता है कि बच्चा कैसे माहौल से आ रहा है, फिर उसको एडमिशन दिया जाता है। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है या उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो क्या वो बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ना डिजर्व नहीं करता? देखिए, करते हैं। जो प्रतिभा होती है ना, उसको आप बहुत ज्यादा दबा नहीं सकते हैं, है ना। तो और ऐसा नहीं है कि अगर माँ बाप, भाई कभी ना कभी तो ऐसा समय रहा है कि पहली पीढ़ी ही पढ़ाई में गई है, उससे पुरानी पीढ़ी पढ़ाई में नहीं थी, है ना। मैं तो खैर सेकंड जनरेशन हूँ। मेरे पिताजी ग्रेजुएट थे, 1948 में उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था। लेकिन बहुत सारे परिवार हैं, अभी गांव में जो बच्चे हैं वो पहली बार पढ़ते हैं और उसके बाद कहाँ कहाँ निकल गए। तो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक नहीं है ना। आप बच्चे को देखो, बच्चे को पहचानो, बच्चे की प्रतिभा आपको पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आप एडमिशन दो। और ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, हर एक के बस की बात नहीं है बच्चे की प्रतिभा को पहचान लेना। हालांकि आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे साइकोमेट्रिक टेस्ट और इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं कि आप बच्चे को जज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने 12वीं में उत्तर प्रदेश बोर्ड में एक प्रोज की किताब में एक पहला चैप्टर था, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो उसमें एक बच्चा है जो कोयले की खदान में काम करता है, छोटा सा बच्चा है। वो 2 लोगों को बात करते सुनता है कि ब्लैक के लिए इतना अच्छा स्कूल है, और फिर उसके मन में दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे उसी स्कूल में जाना है। बड़ी मुश्किल से कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके, भूखा रह करके उस स्कूल पहुंचता है। अब काला बच्चा है, गंदा है, कोयले की खदान से काम करके आया है, 2-3 दिन से नहाया धोया नहीं है, और गेट पर बैठ जाता है और कहता है मुझे एडमिशन लेना है। सब टीचर मना कर देते हैं, लेकिन वो बैठा रहता है। और शाम को प्रिंसिपल आती हैं, प्रिंसिपल कहती है कैसे बैठे हो, कहता है मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। तो वो कहती है अच्छा ऐसा करो, वो जो रिसाइटेशन रूम है उसको साफ कराओ। बस उसको तो लगता है यही मेरा टेस्ट है, और वो इतनी लगन से उसको साफ करता है। और साफ करने के बाद जब मैडम प्रिंसिपल के पास जाता है, जो वाइट अमेरिकन है, उनको कहते हैं कि मैंने साफ कर दिया। वो जाती हैं, अपना सफ़ेद नया रुमाल निकालती हैं, उसे पोंछती हैं, मेज़ का एक एक कोना ऊपर नीचे सब जगह देखती हैं और देखती हैं कहीं भी धूल का कण नहीं है। एंड शी कुड अंडरस्टैंड द पैशन ऑफ दैट बॉय, और उसको एडमिशन देती हैं। और उसके बाद तो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। वो कितना बड़ा आदमी बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, कितनी किताबें लिखते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचते हैं। तो ये पहचानना भी एक टीचर का काम है कि वो बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान सके। तो पेरेंट्स का इंटरव्यू इसलिए लेते हैं कि कुछ जगह आप ऐसा होता है कि वो माहौल ऐसा है कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील ना करे। अगर आप किसी बहुत बड़े पैसे वाले स्कूल में किसी गरीब बच्चे को डाल दें, तो वो वैसे ही उसके अंदर कंपैरिजन से फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो शायद कुछ स्कूल इसलिए लेते होंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि पेरेंट्स के इंटरव्यू से, या एक तरीके का ये है कि वो ये देखते हैं कि आप कितना ध्यान दे सकते हैं बच्चे पर, है ना, आपकी सोच क्या है। तो ऐसा नहीं है, वो गांव के पेरेंट्स भी अगर हैं या नहीं पढ़े लिखे भी हैं, तो ये पर्पस नहीं है उस इंटरव्यू का कि वो उनको रिजेक्ट करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि आप कितना समय दे सकते हो बच्चे को, शायद ये पर्पस होता होगा। जब पेरेंट्स की बात ही चल रही थी तो मन में ख्याल आया कि जैसे थोड़े टाइम पहले जाए तो हमारा करियर का जो सिलेक्शन होता था उसमें हमारे पेरेंट्स का मेन रोल रहता था। पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, तो बच्चा वो पढ़ाई करने लगता है, मतलब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। पेरेंट्स का बिजनेस संभालना है तो हम वही करते हैं। लेकिन आज इस चीज में बदलाव आया है, और आपके हिसाब से कितना बदलाव आया है? ये बदलाव बड़ा जरूरी है खुशबू। अगर अब आप देखिए बच्चे को ना, अगर आप प्रेशराइज करेंगे, उसका जिसमें पैशन है अगर उस तरफ उसको नहीं ले जाएंगे, तो आपके प्रेशर में कर तो लेगा, लेकिन वो जो अपना बेस्ट है वो उसमें नहीं दे पाएगा। एक और मैं बात बताऊँ आपको, कई बार हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम बड़े हैं और हम बच्चों की बड़ी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, है ना, उनको समझा रहे हैं। तो ज़्यादा समझाना, ज़्यादा हेल्प करना, एक्चुअली एक तरीके से हम कभी कभी बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। हम हेल्प जो शब्द है ना, ये बड़ा अच्छा शब्द है कि हम तो हेल्प करना चाहते हैं बच्चों की, इसलिए कोई आपका विरोध नहीं करता कि मैं तो बच्चों की मदद कर रहा हूँ। टीचर पीटता है बच्चों को तो कहते हैं हम तो मदद कर रहे हैं इसकी। तो लेकिन हम इसके पीछे अत्याचार कर रहे होते हैं। बच्चों को आपकी मदद की जरूरत नहीं है।
आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर आप उनको प्यार देंगे और वो खुल के आपसे बात कर पाएँगे, हम उनको अपने निर्णय लेने दें, निर्णय में शामिल करें, उनसे पूछें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर दुनिया में कोई है, जो मुझे लगता है कि भारत में भी होनी चाहिए और अभी कम है, हमें बच्चों को सवाल पूछना सिखाना चाहिए। जब बच्चा सवाल पूछता है ना, जब बच्चा संदेह करता है, तब उसकी जिज्ञासा जागती है। फिर मुझे देखिए एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है, संदेह की पीड़ा विचार के जन्म की प्रसव पीड़ा है, जो इस पीड़ा से पलायन करता है वो विचार के जागरण से सदैव के लिए वंचित रह जाता है। यानी संदेह करना सिखाओ बच्चे को, वहीं से निकलते हैं डाउट जब करेगा। अब देखिए, हम बचपन से बच्चे को सिखा देते हैं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे शब्दों को आप लिटरली मत लीजिए, लेकिन मैं आपको एक सोच बता रहा हूँ। हम बच्चे को बचपन से सिखा देते हैं, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। जिन बच्चों को आपने ये सिखाया, कितने बच्चों ने भगवान को जाना? एक डर पैदा कर दिया हमने साइकोलॉजिकली। काश कि हम उनको ये कहने की हिम्मत कर पाते कि मैं तो नहीं जान पाया भगवान को, तुम कोशिश करो, शायद तुम जान जाओ, मुझे पता नहीं भगवान है कि नहीं है, तुम देखो, है ना? तो अगर वो संदेह करेगा तो शायद किसी दिन जान जाएगा, और संदेह नहीं कर रहा है तो आपने उसको मान ही लिया। मान लिया में तो फिर मानने और जानने में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आप मानते हो या जानते हो, दोनों में बड़ा फर्क है। और हम ज्यादातर मानते हैं, हम जानता कोई नहीं है, जानता कोई नहीं है, और ये जानना आता है संदेह करने से, है ना? ऐसा क्यों? तो और एक और ऐसा बोलते हैं कि there is no foolish question except the one which is not asked। कोई भी सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता सिवाय उसके जो पूछा नहीं गया है। The moment you ask the question becomes intelligent। जिस क्षण आप सवाल पूछते हो, वो सवाल इंटेलिजेंट हो जाता है। पूछो ना, आसमान नीला क्यों है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, है ना, पेड़ के पत्ते हरे क्यों हैं, हम पूछते ही नहीं है, धरती गोल क्यों है। तो बच्चों को पूछने दो, है ना? हम पे नहीं जवाब हो सकते हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन जब बच्चा संदेह करेगा तो डेफिनेटली बहुत कुछ वो सीखेगा। तो ऐसे ही हम जब बच्चे को उसका डिसीजन लेने में मदद करते हैं। आप देखिए, आप बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, आप उनसे सवाल पूछो, उनको कुछ मालूम नहीं होता कि उनकी पसंद क्या है। उन्होंने कभी डिसीजन लिए, बच्चों ने, आपने जो कपड़े खरीदवा दिए वो खरीद लिए, जिस रंग के खरीदवा दिए वो खरीद लिए। तो छोटे छोटे डिसीजन से में उनका की भागीदारी करो। जब आप उनसे पूछोगे, वो जवाब देंगे, तो आप भी उनको ज्यादा जान पाओगे। जब आप ज्यादा जान पाओगे तो शायद आप उनको बेहतर गाइड कर पाओगे। और मैं एक और बात मानता हूँ, नई जो पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी से हमेशा ज्यादा बुद्धिमान होती है ना? तो अभी तो टीचर का रोल भी बदल गया है। अभी टीचर पुराने जमाने की तरह जब बोलते हैं ना, टीचर वॉज अ सेज ऑन अ स्टेज पर एक सेज की तरह होता था, वो सही था उस जमाने में। उस जमाने में क्या होता था, देखिए, मैंने अपने जीवन के 25 बरस ब्रह्मचर्य में गुजारे, यानी विद्या अर्जन किया। 25 बरस फिर मैं गृहस्थ में रहा, मैंने जीवन जिया ठीक तरीके से, दुनियादारी सीखी। फिर 25 बरस मैंने धीरे धीरे वानप्रस्थ में गया। अब मैं 75 बरस का हो गया हूँ, जीवन का सारा अनुभव मेरे पास है जो आपके पास नहीं है, छोटे बच्चे के पास नहीं है। अब मैं जब खड़ा होके अपना अनुभव शेयर करता हूँ तो उसमें ताकत आती है, उसमें, क्योंकि मैंने वो जिया है, मेरे बोलने में ताकत आती है, उसको फिर वो बच्चा समझ पाता है। लेकिन अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ गूगल, इट सी ऑफ इंफॉर्मेशन इज विद द किड। तो आपसे ज्यादा बच्चा जानता है, बेशक उसको इतना ठीक से नहीं पता है, मिक्सिंग हो गई है, गलत रास्ते जा रहा है, सही रास्ते जा रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन से वो जज ही नहीं कर पा रहा है किस रास्ते जा रहा हूँ। सोशल मीडिया उस सेंस में एक अभिशाप भी है और एक वरदान भी है। तो आपका जो काम है वो इट इज नॉट अ सेज ऑन अ स्टेज, इट इज लाइक अ गाइड बाय द साइड। अब आप उसके बराबर में खड़े होकर आप उसके गाइड बनो, उसको गाइडेंस दो, अपने अनुभव को और जोड़ दो, ताकि उसके अंदर वो विजडम आ सके ये देखने की कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप बोलो ये मेरी राय है, उसमें उसको शामिल करो, फिर देखो, डिसाइड करो कि क्या ऑप्शन वो ले रहा है। और इतने ऑप्शंस हैं अब आजकल के ज़माने में, करियर के इतने ऑप्शंस हैं कि हम लोगों को नहीं पता है, बच्चों को ज़्यादा पता है।
हमारे टाइम में तो कुछ गिने चुने चीजें होती थी, हम वही सेलेक्ट कर लेते थे, लेकिन आज के टाइम में तो इतने, मतलब जैसे सीए में से मैं भी स्पेसिफिकेशन आ गया है। मैं देखिए आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक मेरे बेटी के स्कूल में एक टीचर थी। वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आप जीएलए में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन दिला दीजिए, उसको काउंसिल कर दीजिए, वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता है। तो मैंने कहा क्या करना चाहता है? वो कुछ और करना चाहता है, तो आप एक बार उसको बताइए। मैंने कहा ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, बच्चे से बात करना पड़ेगा, देखें वो क्या समझना चाहता है, इट विल टेक टाइम। तो आप ऐसा कीजिए, उसको मेरे घर भेज दीजिए, मैं शाम को उसके साथ वॉक करूंगा और फिर बताऊंगा कि वो क्या कर सकता है। बेटा आया और मैं उसके साथ शाम को अपनी कॉलोनी में घूमा, करीब घंटे 1.5 घंटे, समझने की कोशिश की, कुछ सवाल जवाब किए, देखा कि जो करना चाहता है, वो चाहता था मैं एनिमेशन में कुछ करना चाहता हूँ। तो उस दिन पूरी बात नहीं हुई, फिर अगले दिन फिर बुलाया। तो ऐसे करके करीब 3-4 घंटे मैंने उसके साथ बिताए और ये देखा कि वो एनिमेशन के बारे में पैशनेट है। मैंने उसको कुछ होमवर्क दिया कि अच्छा देख कर आओ एनिमेशन के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कहाँ कहाँ कोर्स होता है। काफ़ी मेहनत करके वो देख कर भी लाया, क्योंकि उसको तो उसी में था और उसको था कि अगर सर मेरी माँ से कह देंगे तो मेरी माँ मुझे मान जाएगी। तो वो पैशन उसने दिखाया। फिर वो लेकर आया कि सर एक जयपुर में इंस्टीट्यूशन है जो 3 साल का एक कोर्स कराता है, बट उस डिग्री की मान्यता नहीं है, लेकिन उसे सीख जाते, स्किल मैं सीख जाऊंगा, एनिमेशन करना मैं सीख जाऊंगा। तो मैंने देखा कि बच्चे में पैशन है और मैंने उसकी माँ को कन्विंस किया कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी गारंटी है ये अच्छा करेगा, आप इसको जयपुर इस इंस्टीट्यूशन में भेज दीजिए। बात आई गई हो गई, उन्होंने शायद मेरी बात मान ली और बेटे को भेज दिया। कुछ सालों के बाद मेरे पास फ़ोन आता है मैडम का कि वो आलोक आपसे मिलना चाहता है। आलोक नाम था बच्चे का। अच्छी बात है, किस लिए? तो बोले वो अब बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है और बड़ा 40 लाख के पैकेज में है और उसकी फिल्म आने वाली है जिसमें उसने एनिमेशन किया द लायन किंग। तो पता लगा वो हैदराबाद में किसी बड़े फिल्म स्टूडियो में एनिमेशन का काम करता है और 40-50 लाख रुपए सालाना उसकी आमदनी है और बड़ा खुश। अब तो खैर उसकी शादी भी हो गई और फिर जंगल बुक आई उसकी और उसने मुझे मैसेजेस भेजे। उसकी माँ और वो दोनों घर पे मिठाई लेकर आए। तो आप देखिए पैशन जब होता है और हम उसको जान लेते हैं और उसमें अच्छा करता है, तो ये हमें जानना पड़ता है। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हर लाइन में बड़ा अच्छे करियर हैं, अगर आप ठीक से चुने तो आपको पता लग सकता है। और आजकल अगर ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो आजकल साइकोमेट्रिक टेस्ट आते हैं, तो आपको ये पता लग सकता है कि आपका बच्चा ह्यूमैनिटीज़ या उसका जो इमोशनल एस्पेक्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उस तरफ ज़्यादा अच्छा है, या मैथमेटिकल बैकग्राउंड, उसका लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाला अच्छा है। उसके हिसाब से बहुत सारे करियर्स हैं जो आपको बता सकते हैं और उस डायरेक्शन में आप उसको ऑप्शंस दीजिए एंड ही विल डू गुड। सर आपने अभी जो इंसिडेंट बताया उससे एक चीज याद आ गई। 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने शायद। हाँ जी। उसमें एक डायलॉग है आमिर खान का, बहुत फेमस डायलॉग, कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो आपकी ये पूरे इंसिडेंट से ये बात सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये डायलॉग अच्छा है और मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई भी है। देखिए मैं अपने टीचर्स को भी बोलता हूँ और मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है, जब आप, अगर आपके अंदर काबिलियत है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना। अगर मैं पैसे के लिए मान लीजिए काम कर रहा हूँ, तो मैं जब क्लास में जाऊँगा तो मुझे क्या ख्याल आएगा? मुझे ख्याल आएगा कि मेरी सैलरी कब मिलेगी, मेरी सैलरी बढ़ जाए। द मोमेंट दिस थॉट कम्स टू मी, मेरा पढ़ाई में से कम हो गया मन पढ़ाने में। लेकिन अगर मैं मन से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई करके पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा इंक्रीमेंट भी लगेगा, बच्चे मेरी तारीफ करेंगे, मैनेजमेंट भी चाहेगा कि अरे टीचर कभी ना जाए। तो अच्छे टीचर जो हमारे यहाँ होते हैं, जो इस मन से पढ़ाते हैं, उनको हम रोकते हैं कि वो चले ना जाएं, उनकी तनख्वाह जितना वो चाहते हैं उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि आप लक्ष्य पे ध्यान रखो, मतलब अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, स्किल को बढ़ाओ, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, है ना। तो पैसा फोकस नहीं, पैसा बाई प्रोडक्ट है। ऐसे ही जॉब बाई प्रोडक्ट है। अगर आपके पास स्किल है तो जॉब आपको अपने आप मिल जाएगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप काबिल हैं तो चीजें अपने आप आ जाएंगी। स्किल पर ध्यान दें, आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें एक तानसेन भी थे।
तो कहते हैं कि तानसेन जब गाते थे तो दीप राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे, मेघ राग गाते थे तो बादल उमड़ आते थे, ऐसा सुनते हैं। इतनी शक्ति उनके गायन में थी। तो एक दिन तानसेन अकबर ने सुनकर गए, तो अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन, जब मैं तुम्हें कल सुन के जा रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि तुमने भी तो किसी से सीखा होगा, तुम्हारे भी तो कोई गुरु रहे होंगे। हालांकि तुमसे अच्छा गाने की मैं कल्पना नहीं कर सकता भाई, अगर मैंने लता की आवाज से मीठी आवाज सुनी नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा कि लता से मीठी आवाज क्या हो सकती है। तो तुम्हारे गुरु होंगे तो वो कैसा गाते होंगे। तो तानसेन ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, आपने अभी ऊंट देखा है, पहाड़ तो देखा ही नहीं। मैं अपने गुरु के जैसा, मतलब गुरु के 100वें हिस्से के बराबर भी अगर सीख जाऊं तो अपने आप को उनके चरणों में बैठने लायक समझूंगा। अब अकबर को थोड़ा जिज्ञासा हुई, उसने कहा भाई अगर तुम्हारे गुरु जीवित हैं तो मिलवाओ। तो उसने कहा हाँ महाराज हैं वो, और कहाँ रहते हैं। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, वृंदावन में कुटिया बना के रहते थे। तो उसने कहा जी महाराज हैं वो। तो बोले बुला लाओ उनको, हीरे जवाहर से लाद देंगे, खूब पैसा देंगे, हम सुनना चाहते हैं उनको। उसने कहा महाराज अब ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए तो अब गाते नहीं है, he doesn't sing for money। तो उन्होंने कहा अच्छा पैसे के लिए नहीं गाते तो हो सकता है सम्मान के लिए गाते होंगे। तो उनको राजकीय सम्मान के साथ बुला लाओ, जाओ हाथी घोड़े बग्गी ले जाओ, और देखो तुम्हारे गुरु हैं, अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठाएंगे, पूरा सम्मान देंगे। उसने कहा महाराज क्षमा कीजिए, वो सम्मान के लिए भी नहीं गाते हैं। अब अकबर को थोड़ी और जिज्ञासा हुई, उसने कहा भाई पैसे के लिए गाएंगे नहीं, सम्मान के लिए गाएंगे नहीं, तो हम कैसे सुनेंगे उनको। उसने कहा महाराज आप ही को चलना पड़े तो चलिए, तभी सुन सकते हैं। तो बोले चलो। अब महाराज ऐसा भी नहीं कि जब आप जाओ तभी गाने लग जाए वो। अकबर बोला भाई पैसे से गाएंगे नहीं, सम्मान से गाएंगे नहीं, हम जाएंगे तो गाएंगे नहीं, तो कैसे सुनेंगे। उसने कहा महाराज जब वो गा रहे हो तो आप सुन लीजिए। उसने कहा कब गाते हैं। उसने कहा साहब रात्रि के 3रे प्रहर में उठ के गाते हैं। तो आगरा से घोड़े पे बैठ के अकबर और तानसेन दोनों आगे रात में छुप के बैठ गए कुटिया के पीछे। रात्रि का 3रा प्रहर हुआ, हरिदास जी ने गाना शुरू किया। अकबर तो मंत्रमुग्ध सुनता रहा, आंसू टपकने लगे, ऐसा मंत्रमुग्ध हो गया। 2 घंटे बाद उन्होंने गाना बंद किया। अकबर चुपचाप उठा, वापस घोड़े पर बैठा, तानसेन के साथ वापस चल दिया। रास्ते भर कुछ नहीं बोला, डूबा रहा उस आवाज में, उस जादू में, उस संगीत में, उस गायन में, उन शब्दों में। जब अपने महल के पास पहुंच गया तो उसने कहा तानसेन एक बात पूछूं। और पूछिए महाराज। तुमने सही कहा था, कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारे गुरु, कोई मुकाबला नहीं। क्या तुम अपने गुरु जैसा नहीं गा सकते। और तानसेन ने भी उतनी ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कहा महाराज नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकते। महाराज उन्होंने कुछ पा लिया है वो इसलिए गाते हैं, और मैं कुछ पाना चाहता हूँ इसलिए गाता हूँ। तो जैसे ही आपके मन में पाना चाहता हूँ, है ना, सफल होना चाहता हूँ, ये ख्याल आया, तो जो काम कर रहे हो उसमें से कुछ मन टूट गया, 100% नहीं हुआ। अकबर के समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि ऐसा क्या मतलब हुआ। बहुत सारी बातें समझाई उसने। फिर अल्टीमेटली उसने कहा आप ऐसे समझ लीजिए महाराज, हवा क्यों बहती है, नदियाँ क्यों बहती हैं, है ना, सूरज क्यों निकलता है, फूल क्यों खिलते हैं। ये खिलते हैं, बस इनको खिलना है। खिल रहा है फूल, वो कोई भी उसको तोड़े, है ना। पुष्प की अभिलाषा कविता आपने पढ़ी होगी, तो कहीं भी ले जाइए। तो आप जब अपने 100% मन के साथ करते हैं तो आपकी जो ब्लूमिंग है, आपका जो खिलावन है, वो 100% हो जाती है। उसमें कंसंट्रेट करिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। तो अगर काबिल हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी।